चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का बाबू एक बेहतरीन अध्याय हिंदी का, जो अध्याय 7 ठेस, जिसका लेखक है फनेश्वर, और यह एक कहानी है। कई साल के हर साल इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछते हैं। इसलिए मैं सोचा कि इसे अच्छी तरह से बच्चे लोग को समझाकर वीडियो को भेजता हूँ। लेकिन वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि मैंने इस अध्याय को पढ़ाया हूँ, पहले उसको आप लोग अच्छी तरह से सुन लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद अगर आप जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ उसको जो समझोगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बेहतरीन आपको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सारे बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में पक्का आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के जो किसान लोग था वो सिरचन को क्या समझते थे। तो हम लोग को पता है, क्यों मैंने पढ़ा हूं, देखा था कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। ये कामचोर क्या होते हैं, पहली बात कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। कामचोर का मतलब क्या होता है कि कोई काम को करने के लिए गए और आधा काम करते आधा काम करते हैं छोड़ देते हैं, कोई काम करने से घबराते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कामचोर। तो इसी प्रकार गांव के जो किसान लोग थे वो सिरचन को क्या समझते थे, तो कामचोर समझते थे। खेती बाड़ी के समय लोग सिरचन को नहीं बुलाते थे। ऑटोमेटिक बाबू कि कोई भी किसान किसी को कब बुलाता है, जो वो काम अच्छे से करते हैं, मेहनत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो हर किसान उसको बुलाना चाहता है, हर काम उससे करवाना चाहता है। लेकिन सिरचन तो काम करने में क्या था, कामचोर था। इसीलिए गांव के किसान थे उसे बुलाते नहीं थे। फिर आगे कहता है लोग उन्हें बेकार नहीं बेगार समझते थे। बहुत अच्छा बात है कि लोग उन्हें बेकार नहीं बेगार समझते। एक बेगार होता है, एक होता है बेगार। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि लोग उन्हें क्या समझते थे, तो क्या समझते थे, तो बेगार समझते थे। क्या समझते हैं, बेगार। बेगार का मतलब होता है बिना काम बुलाए आ जाना, जब मर्जी काम कराएंगे नहीं करेंगे, रुपया देंगे नहीं देंगे, तो उसको कहते हैं बेगार। इसीलिए खेती बाड़ी के समय मजदूर के लिए उन्हें कोई नहीं बुलाते थे। माने खेती बाड़ी के समय मजदूरी करने के लिए उसे कोई बुलाते नहीं थे। अपने आलस के कारण सिरचन काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खेत में 1/3 काम कर चुके होते थे। ध्यान समझे, कहता था कि आखिर उसे काम चोर क्यों समझा जाता था, उसे बेकार क्यों समझा गया। कारण देखिए, कहता है कि इसलिए खेती बाड़ी के समय मजदूर के लिए उन्हें नहीं बुलाते थे। अपने आलस के कारण सिरचन के पास आलस आ चुका, और एक समय ऐसा था कि सिरचन को काम कराने के लिए बड़े बड़े बाबू भैया लोग उसे खुशामद करते थे, है ना। लेकिन आज देखिए, अपने आलस के कारण सिरचन काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते थे। मजदूर तो बहुत लोग था, लेकिन सिरचन तब पहुंचते थे जब कोई मजदूर किसी काम को 1/3 काम कर चुके होते थे। वह सभी कामों को धीरे धीरे करते थे। कौन, सिरचन। जितना भी काम होता था उस काम को बहुत धीरे धीरे करते थे, और रास्ते पर पैर जो है ना तोल तोल के कर रहा रखता था। क्या कर रहा कि रास्ते पर जब चलते थे तो पैर को तोल तो मतलब धीरे धीरे पैर को बढ़ाते थे, कहीं गिर नहीं जाएंगे। अरे भाई साहब, मजदूर लोग ये नहीं देखते हैं। मजदूर लोग काम से मतलब रखते हैं, ये कहाँ गिरेंगे नहीं करेंगे ये नहीं देखते हैं। तो ये मजदूर के लक्षण नहीं होते हैं। मजदूर लक्षण क्या होते हैं कि जब भी कोई मालिक उसे काम करने के लिए देते हैं तो वो दिल से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। अगर दिल और मेहनत से काम करते हैं तो कोई भी किसान आपको किसी भी काम करने के लिए बुलाते थे, बुलाएंगे। तो समझ में आया आप लोग का। एक बार समझता हूं, तो गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। आप ही बताओ कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर समझते थे। खेती बाड़ी के समय लोग सिरचन को नहीं बुलाते थे, लोग उन्हें
बेकार नहीं क्या समझते हैं, बेगार समझते थे। इसीलिए खेतीबाड़ी के समय मजदूर के लिए उन्हें कोई नहीं बुलाते थे। अपने आलस के कारण सिरचन काम पर तब पहुंचता था जब दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होते थे। वो सभी कामों को धीरे धीरे करते थे और रास्ते पर पैर क्या करते, तौल तौल के रखता था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग उसको दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी कई बार पूछ दिए हैं कि ठेस कहानी में प्रमुख पात्र का नाम लिखिए। ठेस कहानी में प्रमुख पात्र कौन कौन है, किसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र जो है वो सिरचन है। सबसे भी है कि आपसे पूछेगा कि ठेस कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो याद करना कि ठेस कहानी का जो प्रमुख पात्र है वो सिरचन है। इसके अलावा अतिरिक्त मानो, पंचानंद चौधरी के बेटे, माँ, बबुनी, मजली बहू और चाची है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि डायरेक्ट पूछा कि ठेस कहानी में प्रमुख पात्र का नाम, प्रमुख पात्र का नाम पूछ रहा है और ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ठेस कहानी में प्रमुख पात्र कौन है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिरचन। और नाम लिखने के लिए कहेगा तो बस यही सब है कि मुख्य पात्र में क्या कह देंगे, सिरचन है। इसके अतिरिक्त मानो, पंचानंद चौधरी के बेटे, माँ, बबुनी, मजली बहू और चाची है। जब अध्याय आप लोग पढ़ोगे ना तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर नहीं समझ में आया तो आज के बाद मेरा वीडियो देखना आप लोग छोड़ दीजिएगा। चलते हैं बाबू, अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन सबसे वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ध्यान सुनिएगा। तो कहेंगे सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। क्या कहेंगे बाबू, कि सिरचन को पान का बीड़ा मानू दीदी ने दिया था। जब मानू दीदी ससुराल जा रहे थे तब सिरचन मानू दीदी के लिए चीक, शीतल पट्टी बना कर ले आ रहे थे। आपको याद होगा बाबू कि मानू दीदी के ससुराल से कुछ काम आया था कि ये चीज आपको लेकर आना है, तो माँ ने सिरचन को बुलाया था इस चीज को पूर्ति करने के लिए। सिरचन बड़ी मेहनत से काम कर रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था, है ना, मानू दीदी के लिए। लेकिन उसी समय कोई उस पर टिप्पा टिप्पणी करने लगते हैं और सिरचन काम छोड़ के भाग जाता है। ये मैंने बताया हूँ वीडियो में, देखिए आप लोग गुस्सा आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत गुस्साले भी थे। लेकिन सिरचन सामाजिक लोग थे, वो समझते थे कि गांव में एक बेटी के मान अपमान कैसे होते हैं, वो जानते थे। तो कह रहा था कि जब मानू दीदी ससुराल जा रही थी तब सिरचन मानू दीदी के लिए चीक, शीतल पट्टी बनाकर ले जा रहा था। तब मानू दीदी ने सिरचन को खुश रखने के लिए उसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बात करेगी। सिरचन इसीलिए किसी के बात पर ध्यान नहीं देना। चलिए अच्छी तरह समझते। कहता है कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया, तो क्या कहेंगे हम लोग कि सिरचन को पान का बीड़ा मानो दीदी ने दिया। क्यों दिया, मानो दीदी ने सिरचन को पान का बीड़ा मैंने क्यों दिया, तो कहता है कि जब मानो दीदी ससुराल जा रहे थे, क्या बोले मैंने कि जब मानो दीदी कहाँ जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे, तब सिरचन मानो दीदी के लिए चीक, शीतल पट्टी बनाकर ले आ रहा था। तब मानो दीदी ने सिरचन को खुश रखने के लिए उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, माने जब ससुराल जो जा रहे थे और वो सिरचन क्या करते, मानो दीदी के लिए शीतल पट्टी जो है ना वो ला रहे थे, देने के लिए जा रहे थे। तब मानो दीदी सिरचन को खुश करने के लिए, मानो दीदी सिरचन को खुश करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हुए कहते हैं कि सिरचन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे। वो कहता है मानो दीदी सिरचन से कि सिरचन दादा कि काम काज का घर है। देखिएगा शादी विवाह में बहुत तरह के मेहमान आते हैं, बहुत तरह के लोग बात बाजते हैं किसी को काम को बिगाड़ने के लिए। तब ये मानो दीदी सिरचन कहता है कि सिरचन दादा कि काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 तरह की बात करेगी, इसीलिए किसी की बात पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि आपको पता होगा कि सिरचन अगर प्रेम से काम करवाते हैं तो बहुत अच्छे से काम करेंगे, उसी समय कुछ अगर आप बोल दीजिएगा
तो वो पिनक जाते थे, गुस्सा आ जाते थे, सारे काम को छोड़कर भाग जाते थे। लेकिन मानू तो सारी बात समझता था, किसके बारे में? सिरचंद के बारे में। किसे प्यार से बोलेंगे तो सब काम करेगा, अगर थोड़ा तंग करेंगे तो काम छोड़ के भाग जाएगा। इसे कहता है कि सिरचंद दादा काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस की बात बता देंगे, लेकिन किसी को ध्यान देना नहीं है। बस चैप्टर आपकी खत्म हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में आया होगा। अगर आ गया होगा तो इसी तरह मैंने सारे चैप्टर की मैंने वीडियो डाला हूं, मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर डाला हूं, ट्रिक डाला हूं, है ना, और मैथिली में और सब्जेक्ट जितना सब मैं डालूंगा। तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और थोड़ा कमेंट कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे को भी समझ में आवे। और मैं सारे बच्चे से और निवेदन करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, इससे आसान भाषा आपको कहाँ नहीं मिलेगा। नहीं तो एक बार आपको क्या जाता है, बहुत सारा यूट्यूब पर है, आप एक उसको देखिए कि आपको कितना समझ में आता है। लेकिन अंत में बोलते आ रहा हूँ कि प्लीज़ इस अध्याय को मैंने पढ़ाया हूँ, उसको एक बार अच्छी तरह से सुन लीजिए, है ना, तो आपको बड़ी मजा आएगा। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा।